आप सभी बच्चों को नमस्कार। और मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ एक नए टॉपिक, और वो टॉपिक है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। और कार्बोक्सिलिक एसिड में आपको मैं बताऊंगा प्रिपरेशन कैसे किया जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड को कैसे प्रिपेयर करोगे, क्या उसकी प्रॉपर्टी होगी। सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी होती है वो हम डिस्कस करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टी बात करेंगे। केमिकल प्रॉपर्टी में कौन कौन सा ये रिएक्शन प्रोसीड करता है, इन सारी बातों को हम लोग वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। आप जो भी रिएक्शन बताता हूँ उस रिएक्शन को लिखिए, नोट्स बनाइए और अच्छे से उसको समझिए, तो आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में भी आएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। तो वही चीज़ मैं आपको आज ले चलता हूँ। तो चलिए लेट नहीं करेंगे, आपको मैं सीधे सीधे ले चलता हूँ टॉपिक पे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि कार्बोक्सिलिक एसिड में प्रिपरेशन कैसे किया जाता है, एसिड का प्रिपरेशन कैसे आपको करना है ना। तो चलिए मैं ले चलता हूं आपको सबसे पहले मेथड ऑफ प्रिपरेशन पे। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में कैसे आपको प्रिपेयर करना है ये आपको मैं समझाता हूं। सारे अच्छी तरीके से आप लेक्चर देखिएगा, समझिएगा, आपको हर चीज़ें अच्छे से समझ में आएगा। मैं कोशिश करूंगा आपको सारे रिएक्शन अच्छे से बताऊं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि हम अल्कोहल से कैसे बनाते हैं ना, फ्रॉम अल्कोहल। और अल्कोहल में बेटा मैं स्पेशली बात करूंगा कि इसमें 1 डिग्री अल्कोहल से कैसे बनाएंगे। किससे? 1 डिग्री अल्कोहल से। 1 डिग्री अल्कोहल से कैसे हम एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, अल्कोहल ले लिया जाए और उसी में हम इसी के लगे हाथ एल्डिहाइड से भी मैं बता दूंगा कि कैसे आपको बनाना है। तो एल्डिहाइड ले लो या आप अल्कोहल ले लो। सबसे पहले मैं बता देता हूं कि आप यहाँ से क्या ले लीजिए, अल्कोहल ले लीजिए। ठीक है, ये अल्कोहल है। अब इस अल्कोहल से बनाना कैसे है ये आपको ध्यान देने वाली बात है। तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि जो आप एजेंट डालोगे, जो आप यहाँ एजेंट यूज करोगे, वो एजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो यहाँ पे जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप लेंगे, जो इस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जगह पे आएगा, वो क्या क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप ले सकते हो। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में डिटेल बताता हूँ। सबसे पहले ये देखो कि बनाएगा क्या। तो ये पहले आपको बनाएगा CHO के रूप में, फिर CHO को यही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट COOH में कन्वर्ट कर देता है ना। ये बात आपको क्लियर हुआ होगा। अब सबसे मेन बात होता है कि यहाँ पे जो आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले रहे हो वो कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लोगे। तो आप अच्छी तरीके से जानते हो कि K2Cr2O7 को जानते हो। किस मीडियम में? एसिडिक मीडियम में। सबसे पहले इसको समझो। दूसरी बात, ये सारे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं ना। इसी तरीके से आप जानते हो पोटेशियम परमैंगनेट को, और ये भी आपका एसिडिक मीडियम में लेते हैं, तो ये भी आपका एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। इसी तरीके से अगर आप CrO3 के साथ जो H2SO4 लेते हो, उससे भी आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो। और कंसनट्रेट जो आप नाइट्रिक एसिड लेते हो बेटा ना, कंसनट्रेट नाइट्रिक एसिड, तो जितना भी मैंने आपको यहाँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट समझाया है, जितना भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मैंने यहाँ लिखा है, उनमें से कोई भी एजेंट अगर आप यहाँ इस्तेमाल करते हो तो वो आपको यहाँ पे एल्डिहाइड देगा और फिर उसको ओइक एसिड में कन्वर्ट करता है। अब थोड़ा सा हम यहाँ डिटेल बात करेंगे कि आखिर ये करता क्या है, क्या काम करता है। तो मैं आपको ले चलता हूँ दूसरे पेज पे और यहाँ बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आपने C और यहाँ पे H ले लिया और यहाँ पर एक H है ना, फिर यहाँ पर आपका OH पड़ा हुआ है। आपने कोई भी यहाँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले आते हो, कोई भी ऑक्सीडाइजिंग, जितना भी मैंने आपको यहाँ लिस्टेड किया हुआ है ना, जो भी आपको लिस्टेड किया हुआ है, तो मैं यहाँ ले लेता हूँ KMnO4 फॉलोड बाई एसिडिक मीडियम में। तो करेगा क्या, पहले ये इसको इस बॉन्ड को CH बॉन्ड को ऑक्सीजन देगा, तो ये क्या दे देगा CH, और यहाँ पर क्या दे देगा OH बॉन्ड। ठीक है, और यहाँ भी OH बॉन्ड दे देगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात देखना है, यहाँ पे देखो ये भी वाला जो CH बॉन्ड, ये वाला CH बॉन्ड है, उसको भी मैं आपको बता देता हूँ। इसको भी ये क्या करेगा,
इस CH बॉन्ड को यही एक ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा। तो ये ऑक्सीजन इस बॉन्ड को भी ऑक्सीडाइज में कन्वर्ट कर देगा। तो आप देख सकते हो कि एक ही कार्बन पे तीन OH ग्रुप बिलोंग कर रहा है। अब आप अच्छी तरीके से जानते हो कि भाई एक कार्बन पे 3 OH ग्रुप का आना कुछ बात हजम नहीं होता है, ये अनस्टेबल फील करता है। और अनस्टेबल फील इसलिए करता है क्योंकि इनके बीच रिपल्सन की प्रॉब्लम आने लगती है। वो रिपल्सन के दौर से गुजरने लगता है, रिपल्सन की स्थिति उसके सामने आ जाती है। वो चाहता है कि हम अनस्टेबल ना बने रहें, स्टेबल हो जाएं। तो इसी चक्कर में ये अपने खुद को स्टेबल करने के लिए क्या करेगा, यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव कर देगा। तो क्या बन जाएगा आपका, यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा और फिर आपका जो दिख रहा है वो COOH यहाँ पर अच्छी तरीके से बन जाता है ना। तो ये कहानी है, आपको ये बात जरूर ध्यान देना होगा किस तरीके से मैं यहाँ पे आपको यहाँ रिप्रेजेंट करके बता रहा हूँ। अगर इस बात को थोड़ा सा हम लोग एक डिटेल एक एग्जांपल लेके बात कर लें, आप ये मत सोचो कि यहाँ पर कौन सा ग्रुप है, आपको बस ये देखना है कि यह एल्कोहल है और इस एल्कोहल का डिग्री क्या है, 1 डिग्री एल्कोहल है ना। यहाँ पे आप उनमें से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उठा के लाइए। जब आप ऑक्सीडाइजिंग उठा के लाओगे तो इस CH बॉन्ड पर ये ऑक्सीजन देगा और फिर इतने ग्रुप को वो क्या करेगा, यहाँ पर जो ये कार्बन का ग्रुप है, इस कार्बन ग्रुप को जैसे मैंने ऊपर बताया वो आपको क्या करेगा, COOH में कन्वर्ट करके दे देगा। मतलब आपको क्या प्रोवाइड कर देगा, ये एसिड प्रोवाइड कर देगा। आपने लिया क्या, आपने लिया यहाँ पर 1 डिग्री एल्कोहल ले रखा है, तो 1 डिग्री एल्कोहल से आपने क्या बना लिया, यहाँ पर एसिड बना लिया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर बनाना होता है। तो आप इतना ही नहीं, अगर आप एरोमेटिक की बात करते हो, अगर इसमें ये तो एलिफैटिक की बात हो गई भाई, अगर आप एरोमेटिक की बात कर लो जरा, तो एरोमेटिक में भी देख लिया जाए। आप अगर मान लो दूसरी बात, यहाँ पर बेंजीन के ऊपर, यहाँ बेंजीन के ऊपर क्या लगा है, यहाँ पे CH3 लगा है। अच्छा, CH3 अगर ना लें हम, CH3 के जगह पे R ग्रुप ले लें, यहाँ क्या ले लें, यहाँ R एल्किल ग्रुप ले लें, तो ये भी अगर यहाँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप देते हो, है ना, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मैंने यहाँ पर आपको समझाया है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जब पाएगा तो ये कार्बन भी क्या हो जाएगा, ये भी COOH में कन्वर्ट हो जाएगा जब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में रिएक्शन करेगा ना, तो ये आपका COOH बना लेगा। अब वो R की वैल्यू आप कुछ भी रख दो भाई, चाहे आप CH3 रख दो या आप C2H5 रख दो या आप C3H7, कुछ भी आप यहाँ पे पुटअप कर सकते हो, तो वो हो जाएगा। अब एक एग्जांपल यहाँ तो बनता ही है कि किस तरीके से ये काम करेगा। मान लो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ C2H5, है ना, और यहाँ पर मैं ले लिया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ये करना क्या है, इसको करना ये है कि ये इसमें से जो कार्बन, जैसे अगर हम यहाँ तोड़ के दिखाएं इस तरीके से एक्सपेंड करके, तो यहाँ पर एक कार्बन CH2 होगा और ये CH3 होगा। तो जो कार्बन रिंग से अटैच है ये कार्बन कन्वर्ट हो जाता है COOH में और ये कन्वर्ट हो जाएगा CO2 और H2O में। तो वही चीज़ बनाना है हमको। यहाँ पे जो प्रोडक्ट आ जाएगा आपका, ये प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, COOH आ जाएगा और यहाँ CO2 और H2O एज अ बाई प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि मेरा यहाँ कोई भी ग्रुप लगा दो भाई, रिंग के ऊपर आप कोई भी ग्रुप लगा दो, कोई यहाँ लफड़ा नहीं है। रिंग के ऊपर आप इधर इतना भी लॉन्ग चेन लगा दो और यहाँ पे आपने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दे दिया, जो मैंने पीछे यहाँ पर आपको दिखा रखा हूँ। यहाँ पे देखो ध्यान से, ये वाला, इसमें से कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप दे देते हो तो ये क्या करेगा, ये पूरा का पूरा जो ग्रुप होगा आपका, ये पूरा का पूरा जो ग्रुप होगा, ये इसमें से ये वाला कार्बन COOH में चला जाएगा और बाकी के जो कार्बन है, ये जितने भी कार्बन बचे हुए हैं रिंग से जो अटैच है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो आपका बनाएगा, उसका ये हक है कि मुझे COOH में जाना है। और बाकी जो बाई प्रोडक्ट बन जाएंगे वो H2O और CO2 का फॉर्मेशन करेगा। कोई भी ग्रुप कहीं भी लगा हो, आपको कहीं भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है।
तो इसी हाथ में अगर मान लो कि मैं यहाँ पर एक और फंक्शनल ग्रुप को ले लेता हूँ, यहाँ पे ले लेता हूँ इस तरीके से और यहाँ पर ले लेता हूँ इस तरीके से, ठीक है, और यहाँ पर मैं दे देता हूँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो भाई देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपने दिया तो ये पूरा का पूरा यहाँ पे डायरेक्ट आपको क्या करना है, इस पूरे के पूरे ग्रुप को क्या कर दोगे बेटा, COOH में कन्वर्ट कर दोगे, ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा इस तरीके से। तो ये बात क्लियर हो गई होगी कि कैसे आपको प्रोडक्ट यहाँ बनाना है, ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं दूसरे कहानी पे। तो देखो दूसरे कहानी में क्या होता है कि अगर एसिड का डेरिवेटिव लिया जाए, ठीक है, दूसरे कहानी में फ्रॉम द डेरिवेटिव ऑफ एसिड, फ्रॉम द डेरिवेटिव ऑफ एसिड। अब बोलोगे सर ये डेरिवेटिव ऑफ एसिड का क्या मतलब हुआ, डेरिवेटिव ऑफ एसिड का क्या मतलब हुआ? तो भाई इसको तो मुझे बताना ही है, जो एसिड से बनाया जा सकता हो। जैसे दूध का डेरिवेटिव क्या होता है, जो भी दूध से बनाते हो, जैसे अगर आप RCOO और यहाँ पर कोई ग्रुप ले लेते हो Y ग्रुप, ठीक है, यहाँ पे कोई Y ग्रुप ले लेते हो। अब Y क्या हो सकता है, Y हो सकता है यहाँ Y हो सकता है अमोनिया एमीन NH2, यहाँ Y आपका हो सकता है Cl, यहाँ Y आपका हो सकता है OR और यहाँ Y हो सकता है OCOR, कोई भी इसमें से ले सकते हो। मतलब कि अगर RCONH2 लेते हो तो ये एमाइड हो जाएगा, ठीक है, और RCOCl ले लेते हो तो क्या हो जाएगा, कार्बोनिल क्लोराइड, और RCOOR लेते हो तो ये एस्टर हो जाएगा, और RCO और यहाँ पर OCOR ले लेते हो तो ये आपका एनहाइड्राइड, इस तरीके से। तो इसका अगर हम लोग सीधे सीधे हाइड्रोलिसिस करा दें, इन सभी ग्रुप का इसका हम लोग हाइड्रोलिसिस अगर करा दें तो क्या मुझे देखने को मिल जाएगा, वो आपको मैं नेक्स्ट पेज पे ले चलता हूँ। तो ध्यान से आप देखिए, और देखिए ही नहीं, सिर्फ उसको नोट भी कर डालो तो अच्छा लगेगा। अब देखो बेटा RCO और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मान लो Cl ले लिया हमने, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, हाइड्रोलिसिस करा रहा हूँ, ठीक है। तो भाई देखो यहाँ पे आएगा माइनस, यहाँ पे आएगा आपका प्लस, ठीक है। और जब ये माइनस प्लस आ जाएगा, जब ये माइनस प्लस आ जाएगा तो कन्फर्म हो गया कि H प्लस इधर ही आएगा और OH माइनस इधर आएगा। तो आपका इस तरीके से क्या बन जाएगा, RCOOH प्लस HCl बन जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से बेटा अगर मान लो RCONH2 लगा हुआ है अमाइड ग्रुप में और इसका आप हाइड्रोलिसिस करा रहे हो, ठीक है, तो जब इसका हाइड्रोलिसिस कराओगे तो यहाँ पर क्या होगा, ये तो माइनस देगा, ये प्लस देगा, तो यहाँ पर H प्लस आ जाएगा और यहाँ पे माइनस आ जाएगा। तो फाइनली आपको क्या मिलने वाला है भाई, RCOH मिलने वाला है और आपका अमोनिया मिलने वाला, ठीक है। सेम इसी तरीके से अगर मान लिया जाए यहाँ OR ले लेता हूँ और यहाँ H2O मैंने दे दिया। अब जब ये कहानी यहाँ हो जाएगा, ये कहानी हो जाएगा, तो भाई देखो ये माइनस और ये प्लस इस तरीके से इंडिकेट कर लिया जाए, और ये प्लस और यहाँ OH माइनस पानी का आएगा तो RCOOH बन जाएगा और ROH बन जाएगा, एल्कोहल इस तरीके से आपका ऑब्टेन्ड हो जाएगा। क्लियर है? तो ये हाइड्रोलिसिस किसका आपने किया, ये किया आपने एसिड डेरिवेटिव का। तो एसिड डेरिवेटिव का मीनिंग क्या होता है, आपको ये सारी बात मैंने इसी में आपको मैंने समझा दिया, ठीक है। क्लियर हो गया, डन है, आगे चला जाए। अब आते हैं बेटा कि फ्रॉम साइनाइड कैसे बनाया जाए, साइनो ग्रुप से फ्रॉम साइनाइड। साइनाइड को आप देखना होगा, साइनाइड का फॉर्मेशन आप साइनाइड जान रहे हो RCN होता है, आप बचपन से जान रहे हो भाई। और साइनाइड में आपको करना है कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करना, ठीक है बेटा। तो ये वाला बॉन्ड तोड़ो, ये माइनस ये प्लस, ये वाला बॉन्ड इधर भी माइनस प्लस, ऐसे कंसिडर करो। तो OH माइनस और H प्लस, और इधर H प्लस और इधर भी OH माइनस। अब बाकी बचा जो बीच वाला बॉन्ड है, तो बीच वाला भी बॉन्ड तोड़ोगे तो ये माइनस और इधर H आएगा। इसका मतलब क्या बना, RC
और यहाँ पर 3 OH ग्रुप। फिर पुरानी वाली बातों को हम रिपीट करेंगे कि भैया ये तो अनस्टेबल होता है भाई, ये अनस्टेबल होता है। जब ये अनस्टेबल होगा तो स्टेबल होने चाहेगा भाई। जब अनस्टेबल से स्टेबल होना चाहेगा तो यहाँ पे क्या बना लेगा, RCOOH बना लेगा और यहाँ से H2O निकल जाएगा। इसका मतलब आपको इस तरीक़ा से भी एसिड मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, सबको ये बात क्लियर हो गई, सबको बात समझ में आ गई। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप लिखिए भी और लिखते लिखते आप समझिए इस बात को क्या कह रहा है ये। तो मैंने आपको यहाँ साइनाइड से कैसे प्रिपेयर करना है और पीछे वाले 2-3 चीज़ों को मैंने बता दिया। अब मैं आपको ले चलता हूँ कि ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कैसे बनेगा, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो सबसे पहले तो ये जानना होगा आपको कि ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक्चुअली होता क्या। तो RMG एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड होता है। ठीक है, और यहाँ पर यही एक कंपाउंड जहाँ कार्बन पे निगेटिव और मैग्नीशियम पर यहाँ पॉजिटिव होता है। तो जब भी बॉन्ड ब्रेक होगा तो इस तरीके से ब्रेक हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ कि अगर RMgAX आपके पास है और आप यहाँ CO2 से रिएक्शन करा रहे हो, जब CO2 से रिएक्शन कराओगे तो भाई देखो ये वाला बॉन्ड एक तो पोलर है, यहाँ माइनस, और ये वाला बॉन्ड प्लस बनेगा, और यहाँ R पे माइनस आएगा भाई। ये क्या आएगा, R पे माइनस और Mg पे प्लस। तो भाई देखो ये वाला माइनस वाला इस कार्बन पे जाएगा और ये मैग्नीशियम यहाँ पे मैं अटैच कर दूंगा। ये बात क्लियर हो गई सबको। तो देखो ध्यान से, मैं अच्छी तरीके से समझा रहा हूँ, खूब केयरली सुनोगे तो समझ में आएगा। O के साथ Mg के साथ X और यहाँ पे R आ जाएगा। फिर आपको क्या करना है, हाइड्रोलिसिस करना है। हाइड्रोलिसिस एसिडिक मीडियम में, क्योंकि यहाँ पे बेस बनेगा। ये माइनस और ये प्लस बॉन्ड फटाफट तोड़ दो, तब आपको मजा आएगा। तो क्या बन गया देखो, RCOH बन गया, और यहाँ जो बाई प्रोडक्ट बन रहा है वो MgX बन रहा है। तो ये आपका एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। क्लियर है, इस बात से समझ में आ गया। देखो एकदम मैं आपको सिस्टमेटिक समझा रहा हूँ, किस तरीके से प्रोडक्ट बन रहा है, कैसे आपको बनाना है, ये सारी बातों को मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, तो एक इसका और भी एप्लीकेशन हम लोग देख लें तो आगे बढ़ेंगे। देखो पीएच, आर के जगह मैं पीएच ले रहा हूँ, फिनाइल ले रहा हूँ, ये हो गया। फिर बेटा ये आपका O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बनेगा। क्या बनाना है यहाँ पर, ये जरूर ध्यान दीजिए आप लोग। ये देखो फिर वही पुरानी फंडा भाई, ये माइनस और ये प्लस। यहाँ पे देखो ये आपका माइनस और ये आपका प्लस आ जाएगा। फिर देखो ये माइनस वाला सेंटर इस प्लस पे आ जाएगा और इस माइनस सेंटर में यहाँ आपको अटैच कर देना है। ठीक है, तो जब अटैच करोगे तो क्या हो जाएगा भाई, जब अटैच करोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा C डबल बॉन्ड O और यहाँ आ जाएगा PH एंड आफ्टर दैट OMgEX हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ आपको करना है यहाँ माइनस और ये प्लस, फिर यहाँ कर देना है हाइड्रोलिसिस, ये माइनस और यहाँ प्लस। ठीक है, तो जब आप हाइड्रोलिसिस कराओगे तो मीडियम देना पड़ेगा एसिडिक, क्योंकि यहाँ बेस भी बन रहा है भाई। तो क्या बन गया, PHC डबल OH और यहाँ बन जाएगा MgEX और OH। ये कहलाता है बेंजोइक एसिड। आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो इसको, यहाँ पे COOH लिख दीजिए। आप इसको अच्छे से पहचान रहे हो भाई, बेंजोइक एसिड हो जाएगा भाई, ये बेंजोइक एसिड हो जाएगा। डन है, क्लियर हो गया ये बात, ये भी समझ में आ गया। कोई भी यहाँ R आप कुछ भी रख सकते हो भाई, RMgX जो लिख रहे हो यहाँ पे भाई R कुछ भी रख सकते हो। R आप चाहो तो ये रख दो, R आप चाहो तो ये रख दो, R आप चाहो तो ये रख दो। यहाँ पे आप Mg ऐड कर दो, X ऐड कर दो, Mg ऐड कर दो, X ऐड कर दो, Mg ऐड कर दो, X ऐड कर दो। बाकी सारा फंडा आप जैसे मैं बता रहा हूँ कि CO2 से आप कैसे पोलराइज कराओगे, सारा खेल यहाँ आपको वही देखना है
जो ऊपर में मैंने आपको बखूबी से समझा रखा है ना। तो बेटा देखो ये आपका यहाँ सारा जो पीछे ऊपर का ये कॉन्सेप्ट है वही कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर भी अप्लाई करना, मैंने हिंट आपको दे रखा, ठीक है। तो ये बात रही आपकी एक अच्छी सी। इसके आगे बेटा हम लोग चलेंगे सीधे कि प्रॉपर्टी, इतनी बात तो मैंने आपको समझा दिया। अब मैं आपको बताऊंगा कि प्रॉपर्टी वाला फंडा क्या होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको थोड़ा लिखना होगा प्रॉपर्टी। देखो नोट जितना सुंदर बनाओगे उतना ही बेटा अट्रैक्शन होता है। जैसे आप शादी विवाह में देखते हो कलर कपड़े पहनते हो, कलर कपड़े क्यों पहनते हो? क्योंकि आपको अच्छा लगता है, अट्रैक्शन होता है। जो आपको देखते हैं वो भी आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और आपको भी अच्छा लगेगा। इसी तरीके से नोट्स भी जो है ना आप कलरफुल बनाओ तो और मज़ा आता है और बेहतर लगता है, एकदम लगेगा कि हाँ कितनी बार उस नोट्स को मैं पढ़ लूँ, ठीक है। तो आप नोट्स भी बनाए तो अच्छे से बनाए, ठीक है। तो देखो ये चूंकि एसिड है तो हम सबसे पहले बात करेंगे इसके एसिडिक नेचर को, है ना। इनके एसिडिक नेचर को सबसे पहले हम बात करेंगे। तो भाई देखो एसिडिक नेचर कैसे डिसाइड होता है तो उसको समझ लो। RC डबल बॉन्ड O और यहाँ पर OH है, ठीक है, ये OH है। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये वाला बॉन्ड इधर जाएगा तो ये माइनस और ये प्लस बन जाएगा। फिर आपको क्या दे देगा, ये COO माइनस और यहाँ H प्लस, ठीक है। अब देखो ध्यान से, एक बात आप जानते हो कि ये तो बेटा एसिड होगा क्योंकि H दे रहा है, और ये निगेटिव वाला पार्ट क्या होता है इसका, कॉन्जुगेट बेस होता है। तो एक फंडा आप यहां से भी सीख लो कि जो एसिडिक स्ट्रेंथ होता है ना वो स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस पे डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा कॉन्जुगेट बेस बेटा स्टेबल होगा उतना ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगा। और आप एक बात और जानते हो कि Ka होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर एसिड, एक होता है आपका pKa, ठीक है, ये आपका होता है। तो बेटा देखो ये कहानी आपको समझना होगा, ठीक है। देखो कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी क्या होता है, अगर कोई यहाँ पर RCOO पे निगेटिव चार्ज है, या तो ये निगेटिव चार्ज रेजोनेंस स्टेबलाइज हो, रेजोनेंस बनाता हो, और आप एक बात और जानते हो कि यहाँ पे ये निगेटिव चार्ज ये 2 ऑक्सीजन में जा रहा है तो इसे यहाँ पर इक्विवेलेंट रेजोनेंस बोलते हैं। यहाँ पे जो बनेगा वो इक्विवेलेंट रेजोनेंस होता है, ठीक है। और इक्विवेलेंट रेजोनेंस होता है वो नॉर्मल रेजोनेंस से ज़्यादा पावरफुल होता है, इक्विवेलेंट रेजोनेंस नॉर्मल रेजोनेंस से ज़्यादा ताकतवर होता है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात कि अगर हमको स्टेबिलिटी देखना है तो एक और रीजन होता है, अगर इस नेगेटिव चार्ज को रिड्यूस कर दिया जाए, -I ग्रुप यहाँ लगा करके कोई -I इफेक्ट ग्रुप लगा के नेगेटिव चार्ज को घटाया जाए तो उसकी स्टेबिलिटी और बरकरार रहती है, बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये कहानी है। तो अच्छा Ka ज़्यादा होगा, देखो अगर Ka ज़्यादा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, पहली बात। दूसरी बात अगर pKa ज़्यादा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगा, उल्टा सोचना है ना। तीसरी बात देखो अगर आपका pH ज़्यादा होता है तो एसिडिक स्ट्रेंथ आपका कम होता है। क्यों? क्योंकि pH इज इक्वल टू क्या होता है, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन। फिर आप इसको क्या सॉल्व कर लोगे, ये माइनस आ जाएगा फिर पहले की तरफ, मतलब H प्लस पे पावर -1। भाई आप न्यूमेरिकल मैथमेटिक्स जानते हो, थोड़ा मैथमेटिक्स दिखा देता हूँ कि भाई अगर log A पे पावर -m लगा हुआ है तो क्या होगा, -m log A हो जाएगा। तो बात तो वही हुई, यहाँ उल्टा हो जाएगा। अच्छा दूसरी बात, अगर log A पे पावर -m है तो हम इसको log 1/A पे पावर m भी लिख सकते हैं बेटा। तो यहाँ पे वही चीज़ मैं समझा रहा हूँ, देखो यहाँ पे अब ये हो जाएगा log क्या होगा 1/H पे पावर प्लस, यानी pH अगर देखोगे तो pH ऊपर है और H नीचे है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो pH होता है वो H प्लस आयन कंसंट्रेशन का अपोजिट होता है। तो अगर आपका H प्लस आयन ज़्यादा है
तो pH कम होगा, और pH कम होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। या आप डायरेक्ट यूँ कहो कि अगर H प्लस ज़्यादा आ रहा है तो आपका एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, और तब उस पर pH कम मिल जाएगा। ठीक है, तो ये कहानी होता है। तो ये फंडा तो आपने समझ ही लिया, ये वाला फंडा आपने समझ ही लिया। इसी के साथ साथ एक और बात मैं आपसे करना चाहूँगा, वो भी आपको ध्यान देना होगा। देखो ध्यान से, यहाँ एक फंडा और होता है। यहाँ एक फंडा क्या होता है, एक फंडा और यहाँ होता है कि भाई एसिडिक स्ट्रेंथ जो होता है ना, वो आपका क्या होता है, -I ग्रुप के डायरेक्टली होगा या -M के, और इन्वर्स क्या होता है बेटा, +I या +M के होता है। ठीक है, +I या +M के बराबर होता है। ये आपको ध्यान देने वाली बात है, ये आपको क्या करना है, ध्यान देना है। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है, ये जो बताया मैंने ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। -I जितना बड़ा रहेगा, जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्गर रहेगा, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। -I मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला, और +I का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन देने वाला। तो ये फंडा होता है। अब इसी पे 2-3 चीज़ें मैंने आपको अभी समझा दूंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो H जो डोनेट करेगा वही एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करेगा। तो थोड़ा कुछ रिएक्शन देख लिया जाए इसका। भाई देखो ये H है, और यहाँ पर हम रिएक्शन करा रहे हैं सोडियम अमाइड से, ये प्लस और ये माइनस, ये माइनस और ये प्लस, सीधे H हटाओ यहाँ से, और RCOO प्लस और ये माइनस, और यहाँ क्या हो जाएगा, अमोनिया हो जाएगा। ठीक है, एक बात ये हो गई। दूसरी बात देखो, आप चाहो, ये भी सब एसिडिक हाइड्रोजन की वजह से हो रहा है। अगर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल देते हो तो माइनस प्लस होगा, फिर वहाँ पर वही खेल होगा, COO माइनस प्लस, और यहाँ पर H2O हो जाएगा, निकल जाएगा। फिर अगर आप यहाँ से सोडियम डाल देते हो, यहाँ पर ये H के हटा के सोडियम, भाई सिंपल सी बात है, सोडियम तो उसको हटाएगा भाई, ये हो जाएगा हाफ H2। क्यों मैंने लिखा, क्योंकि आप अकेले H मॉलिकुलर फॉर्म में ही होता है, सिंगल एटॉमिक फॉर्म में वो एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, तो ये कहानी है। एक और रिएक्शन मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि अगर आप RCOOH का रिएक्शन, ठीक है, NaHCO3 से बाइकार्बोनेट से कराते हो तो क्या करेगा। पहली बात देखो भैया, ये माइनस और ये प्लस निकालना ही होगा आपको, तो क्या बनाएगा ये पहले ध्यान दो, RCOO माइनस प्लस, और यहाँ पे बना देगा H2CO3, जो क्या होता है, वीक एसिड होता है। अगर ये स्ट्रांग बनता तब तो पॉसिबल नहीं होता, लेकिन वीक एसिड है। अच्छा, ये फर्दर टूटेगा और आपका CO2 और H2O में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आपका हाइड्रोजन की वजह से जो रिएक्शन हो रहा है वो मैंने आपको समझा दिया, जितने हाइड्रोजन की वजह से रिएक्शन हो रहे हैं। क्लियर है, हाइड्रोजन की वजह से होने वाले रिएक्शन को मैंने आपको समझाया है। अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे कंपेयर करेंगे। एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करने के लिए क्या क्या तरीका है ये आपको समझाएंगे। तो एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करने के इन एरोमेटिक कंपाउंड में एरोमेटिक कंपाउंड की बात कर रहा हूँ। तो इस एसिडिक स्ट्रेंथ को समझने के लिए आपको मेरे नेक्स्ट लेक्चर को देखना होगा, इसका लेक्चर नंबर 2 कार्बोक्सिलिक एसिड का, और बहुत जल्दी ही मैं लेक्चर नंबर 2 आपको प्रोवाइड कर दूंगा। इसी के साथ अगर आपने लेक्चर को पूरा देखा है, समझा है, क्लियर बखूबी से आपने लेक्चर को अंडरस्टैंड किया है, तो आपको बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। और अगर आपने देखा, इसको समझा, लाइक किया, शेयर किया, सब्सक्राइब किया, तो भाई इसके लिए आपको ढेर सारा थैंक यू। ठीक है, तो आप इस वीडियो को देखिए, वीडियो से जो बेनिफिट मिल रहा है उस बेनिफिट को लीजिए और अच्छे से इसको तैयार करिए। ठीक है,
तो फिर अब मैं आपको मिलता हूँ नए दूसरे वाले लेक्चर में। तो आपको दूसरे वाले लेक्चर में आपको मैं बताऊंगा कि एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे आपको मैं मेंटेन करता है। अलग अलग कंपाउंड में, एरोमेटिक कंपाउंड में प्लस आई ग्रुप लगा हो तो वहाँ पे कौन सा एसिडिक नेचर ज़्यादा होगा, आर्थो होगा, मेटा होगा, पैरा होगा। अगर आपके प्लस आई ग्रुप लगे हुए हैं आर्थो मेटा पैरा पे, तो वो कैसे आप डिसाइड करोगे कि वो आर्थो मेटा पैरा कौन सा मोर एसिडिक है। तो दूसरा लेक्चर वाले दूसरे वीडियो में आपको ये एसिड वाला चैप्टर आपका मैं फिनिश कर दूंगा, टॉपिक में आपका फिनिश कर दूंगा। तो एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि आपको अगर ये लेक्चर क्लियर लगता है, अच्छा लगता है, समझ में आता है, मस्त लगता है, तो आप इस लेक्चर को शेयर भी कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए, ताकि जो भी आपको मैं वीडियो देता रहूं आपको मिलता रहे सही समय पे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। सबको नमस्कार।